गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी को। सबसे पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, माफ़ी इस बात की कल हम लोग क्लास नहीं रख पाए। एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में गणेश जी का विसर्जन चालू था और काफ़ी शोरगुल हो रहा था, डीजे वगैरह की आवाज़ आ रही थी, इंक्लूडिंग मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा शामिल था। ठीक है, उनके गणेश जी के विसर्जन में, इसलिए कल क्लास नहीं रख पाए। और आज बारिश हो रही थी, इसके कारण से 7 बजे की क्लास को शाम को 10 बजे किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, आज 10 बजे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। और काफी सारे नए बच्चे भी 1 या 2 दिन के अंदर जुड़े हैं हमारी एकेडमी से। सबसे पहले तो उन सभी का स्वागत है। आप लोगों को पुराने वीडियो दिए जा चुके हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं होना चाहिए कि आप लोग कल से जुड़े हो, क्योंकि आप लोगों को पुराने जितने भी वीडियो थे वो सारे दिए जा चुके हैं, सारी पीडीएफ आपको दी जा चुकी है। यानी कि जितना भी एक मिलना चाहिए था वो सबको आपको मिल चुका है। ठीक है, पीडीएफ भेजी जा रही है, पीडीएफ भेजने के साथ साथ आप लोगों को उसका पासवर्ड भी दिया गया है। काफी लोग स्टार्टिंग में कैपिटल ए ना बना करके स्मॉल ए बना रहे थे, जिस कारण से वो खुल नहीं रहा था। बाद में मैंने उनका सभी का क्लियर कर दिया था। ठीक है, काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर व्यवसायिक अध्ययन कब से स्टार्ट होगा। बिल्कुल स्टार्ट होगा बच्चे, ये चैप्टर जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग व्यवसायिक अध्ययन ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन चूंकि अकाउंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग इसको पहले लेके चल रहे हैं और यही हमारा बेसिक भी था। आप सबको पता है कि आपने जो 300 दिए हुए हैं वो अकाउंट और इंग्लिश के दिए हुए हैं, और वो क्लासेस मैं आपको समाप्त करके दिखाऊंगा, रेगुलर तरीके से चलेंगे। लेकिन फिर मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं अध्ययन और इकोनॉमिक्स को भी लूंगा, तो बिल्कुल मैं उनको करने वाला हूं। आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आपका जो 15 तारीख का यूनिट टेस्ट होगा वहां तक आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 की पार्टनर्स कैपिटल आप सभी लोगों ने लगा ली है, मुझे मैसेज भी मिला था, बिल्कुल सही है आप सभी लोगों का। ठीक है, और अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, परेशान मत हो, मुझे सब कुछ याद है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 तो सर लगा दीजिए स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से बच्चा देखो, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि मनीष एवं गिरीश के साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि लाभ का विभाजन बराबर होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस अनुपात में बटेगा, बराबर अनुपात में बटेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ कि मनीष को प्रतिमाह 400 रुपए वेतन अनुमत होगा। 400 रुपए प्रतिमाह वेतन का मतलब होता है कि मनीष को 400 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलने वाला है। फिर क्या लिखा है, गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है उसे मनीष के वेतन को अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ का 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। बहुत बड़ी लाइन है, मतलब अगर इस पूरे क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही क्वेश्चन मतलब तीसरा है इसका। चौथा नंबर लिखा हुआ है साझेदारों को स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि साझेदारों को आरणों पर 5% की दर से ब्याज आरित करना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ 5%। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है मनीष और गिरीश ने स्थिर पूंजी क्रमशः 1 लाख और 80,000 है, उनकी वार्षिक आहरण राशि 16,000 और 14,000 है। 31 मार्च 2018 को खर्च समाप्ति होने पर लाभ की राशि 40,000 रुपया थी, यानी अपना टॉपिक मिल गया बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, क्या मिल गया, बाई बैलेंस बीडी। आप सबको पता है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम ही क्या करते हैं, बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हुए हो, जिन लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखा है, तो आप सबसे पहला काम यही करिएगा कि पुराने लेक्चरों को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आई है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कल एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज एडमिशन लिए थे, क्योंकि लिंक मैंने ओपन की हुई थी। अब अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि सर ये बाई बैलेंस बीडी क्या लिख रहे हैं। तो आपको पुराने वीडियो भेजे जा चुके हैं, तो पुराने वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी कितना दिया, बोले सर बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ 40,000, तो हमने 40,000 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आगे अपन को क्या करना है, बोले सर ये संयोजन के पूर्व या पश्चात अगर होता तो हम लोग बात करते। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सभी को यहाँ पे क्या होगा, लेखा होगा। जो लोगों ने पुराने लेक्चर को देखा होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। साझेदारों के नाम क्या दिए, बोले सर नाम दिए मनीष और गिरीश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मनीष, यहाँ पे लिख लो मनीष, और यहाँ पे लिख लो गिरीश। यहाँ पे क्या लिख लो, गिरीश। ठीक है, मनीष और गिरीश। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, मनीष की जो पूंजी है वो कितनी है, बोले सर 1 लाख है। मनीष की जो पूंजी है वो कितनी है, बोले सर 1 लाख है। और अगर गिरीश की पूंजी की बात की जाए तो कितनी है, बोले सर 80,000 है। और हम सबको पता है कि इनकी पूंजी पर ब्याज कितना लगाना है, तो क्वेश्चन ने बोला 7%। तो ये कितना लगाना है, 7%, 7/100 और 7/100। अब आप सभी लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि ये कितना आने वाला है, बोले सर ये आने वाला है 1 लाख का 7% जब आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, बोले सर 1 लाख का 7% 7,000 आएगा। कितना आएगा, 7,000। और 80,000 का 7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5600।
यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इनको जोड़ दीजिए जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा 12,600, ये कितना आ जाएगा 12,600, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कर दिया, बोले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर दिया 12,600 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ, आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि गिरीश मनीष को प्रति माह वेतन भी मिलता है, तो मनीष का वेतन है तो अपन मनीष का वेतन लिख लेते हैं, टू मनीष या टू सैलरी लिख लो, मनीष करके टू सैलरी, ठीक है, क्या लिखना है टू सैलरी, और सैलरी है किसकी, बोले सर सैलरी है मनीष की, ठीक है। सैलरी के बारे में क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, सैलरी के बारे में बच्चा क्वेश्चन नहीं दिया, 400 रुपया वेतन प्रति माह है, 400 रुपया प्रति माह है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, बोले सर 4800 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 400 रुपया प्रति माह है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, बोले सर 12 महीने का हो जाएगा 4800 रुपये, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी दिया हुआ है, तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो अपन करते जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, बोले सर साझेदार है मनीष और गिरीश, तो यहाँ पे लिख दो मनीष, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, बोले सर यहाँ पे हमने कर दिया गिरीश को, ठीक है, मनीष और गिरीश, ठीक है। मनीष और गिरीश क्या है, उनका आरण दिया हुआ है 16,000 और 14,000, आरण कितना दिया हुआ, बोले सर 16,000 और 14,000। हम सबको पता है कि आरण को तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन आरण पर ब्याज को कहाँ लिखते हैं, बोले सर आरण पर ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, और उनके आरणों पर ब्याज है 5%, तो 16,000 का 5% निकाल दो, यहाँ पे भी 14,000 का 5% निकाल दो, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे, ये कितना आ गया, बोले सर 16 पंचे 80, यानी कि कितना आ जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 800, और अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर 14 पंचे 70 700, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 800 और यहाँ पे आ जाएगा 700। इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आरण दिया हुआ है और आरण पर ब्याज निकाल के दिया हुआ है तो वहीं पे लिख देंगे, या तो आरण पर ब्याज यदि निकाल के नहीं दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर आरण पर रेट दिया होगा और आरण दिया होगा तो वो अपन निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था 800 और कितना हो जाएगा, बोले सर 700 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजें क्वेश्चन में की जा चुकी हैं, बस एक चीज बची हुई है जिसको अपन क्या कहते हैं, कमीशन, जिसके बारे में मैंने बोला था कि इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर कोई है तो वो है कमीशन। कमीशन किसका दिया हुआ है, पर सर जो कमीशन दिया जा रहा है उसको गिरीश को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, गिरीश को, लेकिन कंडीशन लिख दी है। देखो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि कमीशन के बारे में एक कंडीशन देगा कि कमीशन बिक्री पर देना है, कमीशन लाभ पर देना है, कमीशन लाभ को घटाकर वेतन से देना है, मतलब ये सारी बातों के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कमीशन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने कमीशन के बारे में देखा, एक सेकंड इसको बुक को मैं यहाँ पे रख दूं ताकि थोड़ा सा मुझे दिख सके, ठीक है, कैमरे के सामने तो नहीं आ रही है, क्वेश्चन सोल्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना बेटर तरीके से, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष के वेतन को अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ का 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल और स्वीट सा कॉन्सेप्ट बोला है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि मनीष का वेतन देने के बाद, मनीष का वेतन कितना है, बोले सर 4800 है, मनीष का वेतन देने के बाद निवल लाभ का, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, मनीष का वेतन को अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ का 10% देना। निवल लाभ का मतलब लाभ दिया हुआ टोटल 40,000, 40,000 में से क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि मनीष का वेतन काटने के पश्चात, तो मनीष का वेतन काटने के पश्चात जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोले सर 35,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35,200। फिर बोला हुआ है कि इस 35,200 का कितना कमीशन देना है, बोले सर 10% कमीशन देना है। तो इस 35,200 का जब हम लोग 10% कमीशन देंगे तो सिंपल सी बात है, कमीशन कितना निकलेगा, बोले सर 3,520। तो गिरीश का वेतन कितना आ जाएगा, कमीशन कितना आएगा, बोले सर 3,520। अब देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे मेरे से कि सर ये 40,000 कहां से आया और ये 4800 कहां से आया। एक्चुअली जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन की वो बात को समझो। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ था कि गिरीश को जो कमीशन दिया जाना है, बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि गिरीश को जो कमीशन दिया जा रहा है वो जो भी लाभ था उस लाभ में से वेतन को घटाने के बाद 10% हमें देना था। क्वेश्चन डायरेक्ट ये बोलना चाहता था, लेकिन वहां पे उसने लैंग्वेज को घुमाया और क्या बोला कि मनीष को वेतन देने के बाद निवल लाभ पर, निवल लाभ मतलब लाभ में से अगर हम मनीष का वेतन घटाएंगे तो निवल लाभ हमारा 3,520 आ गया। और क्वेश्चन ने बोला था इस निवल लाभ का 10% हमें देना था, तो भाई हमने 10% दे दिया 3,520। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम या समस्या जाने वाली है। और एक बार मैं फिर से कहता हूं, इस टाइम पे काफी सारे बच्चे हैं जो ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं और पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हो। यार बात क्या है, दिक्कत क्या है, मतलब
आप क्या चाहते हो कि आपको ना पढ़ाया जाए, आप पढ़ना नहीं चाहते हो? भाई अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्लीज एग्जिट हो जाइए ग्रुप से, आपके अपने पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आप एक बार कमेंट करके तो देखिए कि सर हमको अब नहीं पढ़ना है आपसे, आप पैसे रिटर्न कर दो। लेकिन प्लीज अगर हमसे आप जुड़े हुए हो तो रेगुलर क्लास लो। काफी सारे बच्चे हैं जो एक दिन क्लास लेते हैं, 2 दिन नहीं लेते। मतलब ऐसा होता है ना, जो रईस किस्म के बच्चे होते हैं जो ट्यूशन फीस तो भर देते हैं लेकिन पढ़ने का उनका मन नहीं किया करता है। प्लीज ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अमित सर की क्लासेस है, यहाँ पे ऐसे बच्चों की कोई भी एंट्री नहीं है जो पैसे दे करके और वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। अगर आपको इतना ही शौक था कि वीडियो नहीं देखने का तो प्लीज आपको परचेज ही नहीं करना चाहिए था। और अभी भी मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि किसी भी बच्चे का अगर कोई भी मैसेज आता है कि मुझे फीस वापस करनी है तो प्लीज उनकी फीस तुरंत रिटर्न की जाए। प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें उनको पढ़ाना है जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं वो हमसे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक, हाँ तो ये हो गया 3520, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको जल्दी से जोड़ दिया जाए। और जब इनको अपन यहां से जोड़ते हैं, क्वेश्चन ने फिर इसके बाद कुछ नहीं बोला था, ये बोला था कि फर्म के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन केवल लाभ हानि नियोजन खाता ही बोला था, इसलिए हम केवल लाभ हानि नियोजन खाता ही बना रहे हैं, ठीक। हमने इनको जोड़ा तो ये टोटल कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 41,500। कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 41,500। और आगे यदि बात की जाए इनको घटा के जोड़ने की, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबको जल्दी से जोड़ दो। इन सबको आपने जोड़ा तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, 8 से 14 5 19 हो गया, 4 2 6 3 9 1 10 हो गया, और 1 1 2 20,920 आ गया। और यहाँ पे 41,500 है। कितना है? बोले सर 41,500 है। 0 0 सॉरी 10 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? बोले सर 8 आएगा। 15 में 10 जाएगा 6, 1 में 1 गया 0, और 4 में 2 गए 2, 20,680। कितना आ जाएगा? बोले सर 20,680। अब देखो गड़बड़ कर दिया ना, 15 में 10 गए 5। कसम से ना, मतलब ये प्लस माइनस का पता नहीं क्या लोचा हो जाता है भाई। 10 में 2 जाएगा 8, तो 15 में 10 जाएगा तो 5 आएगा ना। 20,580, 20,580, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 20,580 को करना क्या है? बोले सर करना कुछ नहीं है, बराबर अनुपात में बांट देना है। क्यों बराबर अनुपात में बांट देना? क्वेश्चन नहीं बोला हुआ था कि जो लाभ है उसको बराबर अनुपात में बांटना है शुरुआत में। तो साझेदार कौन सा है? बोले सर साझेदार है मनीष। और साझेदार कौन सा है? बोले सर साझेदार है गिरीश। तो बस मनीष और गिरीश में बराबर अनुपात में बांट दो। तो 20,580 को बराबर अनुपात में बांटोगे तो 2 1 कम जो 0, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 10,290। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10,290। यानी मनीष और गिरीश का जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो 10,290 और 10,290 आ गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना सा भी प्रॉब्लम होने वाला है इस सवाल पे। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप यहाँ पे एक बार फिर से समझ सकते हो, ये कमीशन वाली जो लाइन है, साफ साफ क्वेश्चन ने दिया हुआ था कि गिरीश को जो वेतन देना है, क्योंकि बिक्री प्रबंध करता है इसलिए इसको कमीशन दिया जाना है। वेतन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। गिरीश को जो कमीशन दिया जाना है वो मनीष को वेतन अनुमत करने के बाद निवल लाभ का 10%। लाभ था 40,000, 40,000 में 4800 मैंने घटाया, 35,200 आया, वो था निवल लाभ। उस निवल लाभ का 10% इसको कमीशन देना था, हमने 10% दे दिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कमीशन के बारे में जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा अपन को करते जाना है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये चीजें एकदम क्लियर हो गई यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी समस्या अभी यहाँ पे जाने वाली है, ठीक है। बड़े हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल और केवल दिया हुआ था लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए, और हम लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा जरूर दी गई है, यानी कि जो क्लास 30 से 35 मिनट की हुआ करती थी, अब से वो कोशिश करेंगे कि 40 से 45 से 50 मिनट तक हो, ठीक है। इंग्लिश की क्लास बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है टाइमिंग, क्योंकि इंग्लिश काफी अच्छे तरीके से चल रही है। लगभग जहां तक मुझे जानकारी दी गई है टेक्निकल टीम के द्वारा या सर के द्वारा, तो उसमें 4 चैप्टर तक टेक्स्ट बुक का हो चुका है, और वर्क बुक लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। नोटिस वगैरह भी करवाए जा चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इससे अच्छा तो आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब हालात ये है कि अगर आप लोग, पूरी स्कूलें भी खुल जाएंगी ना, तब भी इससे अच्छी अकाउंट और इंग्लिश आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं है, टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, जो बिजनेस पर्पज से होता है उसका एक अपना अलग रुख होता है, और जो बच्चों को पढ़ाने के उस मोड में होता है उसका एक अलग रुख होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। आप लोगों से अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो वो पूरी भरपाई उसमें की जा रही है, और पूरे तरीके से आपको संतुष्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर है, सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल आप हमसे बात करिए, कोई भी प्रश्न नहीं बनता। एक बच्ची ने भी मुझे किया हुआ था कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, बिल्कुल जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा मैं एम्पायर चला रहा हूं, तो ऑल टाइम मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस बच्चे को बात करना, उसके पेरेंट्स से बात करना, फिर उसमें, क्योंकि
थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसलिए इतना जल्दी रिप्लाई भले मैं ना कर पाऊं, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिल जाया करेगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 के देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सर लगा दीजिए स्क्रीन पे, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 20 को। आप बासा आपस में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 4,000, 2780 और 1590 है। ठीक है, लाभ बांटने से पूर्व बाद 250 रुपये 200 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, 5% प्रतिवर्ष ब्याज देना होगा, आरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। शुद्ध बांटने योग्य लाभ के प्रथम 1,000 को 40%, 35%, 25% साकू होंगे। शुद्ध बांटने योग्य लाभ का मतलब क्या है कि जो लाभ हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे उसमें से इतना इतना परसेंट बांटा जाएगा ABC में, पहले 1,000 को, बाद में क्या बोला है शेष लाभ बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2018, मैंने ऊपर लिखा हुआ 31 मार्च 2018, ज्यादातर जो एंडिंग ईयर है वो 31 मार्च 2018 ही दिया होगा। अगर थोड़ा सा पुरानी बुक है तो हो सकता है उसमें 31 दिसंबर दिया हो 2016-17, तो उसमें कोई इशू नहीं है, जो आप में लिखा वो आप लिख लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ, पॉइंट भी नोटेड, बहुत पॉइंट भी नोटेड वाली बात है, जो फर्म का लाभ है साझेदारों का वेतन देने के बाद। अब बच्चा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, साझेदारों का वेतन देने के बाद तथा ब्याज लगाने के पूर्व 2,317 रुपया था। इसका मतलब ये कंफर्म है कि साझेदारों के वेतन की गणना यहाँ पे नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लाभ जिसके पहले दिया जाएगा, लाभ जिसके पहले दिया जाएगा उसकी गणना यहाँ पे करेंगे, जिसके पश्चात या जिसके बाद दी जाएगा उसकी गणना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने लिखा सबसे पहले बाई बैलेंस BD, बहुत आराम से बातों को समझो, बाई बैलेंस BD। ठीक है, कितना दियो, बोले सर ये दियो 2,317, 2,317। ओके, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, बाई बैलेंस BD दिया हुआ 2,317। क्वेश्चन ने बोला हुआ वेतन देने के बाद, पॉइंट भी नोटेड, सैलरी की गणना यहाँ पे अपन नहीं करेंगे, कहाँ पे, लाभ नियोजन खाते में, क्योंकि इसके पश्चात दिया हुआ है। और याद रखना जो भी पश्चात हो, चाहे वो वेतन हो चाहे वो कमीशन हो, जिसके पश्चात होगा उसकी गणना यहाँ पे नहीं होगी। ये सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो लिख ही लेते हैं, जो मेन मुद्दा है, क्योंकि इसके बारे में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, पूर्व ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। साझेदार कौन कौन से, बोले सर साझेदार हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, साझेदार है A, B और C। ठीक है, A है, B है और C है। ठीक है, उनकी पूंजी कितनी, बोले सर 4,000, 2780 और 1590। 4,000, 2780 और 1590, 5% ब्याज लगाना है उन पर। 4,000 का 4,000, 2780 और 1590, यही पूंजी। एक बार चेकआउट कर लेते हैं, 5% है कि 4% है इंटरेस्ट, वैसे इंटरेस्ट लगाना है 5%, 4,000, 2780 और 1590, बिल्कुल। तो 5/100 कर लो जल्दी से, 0 से 0 काट लो, 5 को 20 आ गया, यहाँ पे अपन को कर देना है कितना, बोले सर 200। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या करना है, 5/100, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, यहाँ पे 139 कर दो। ठीक है, ये कितना आगे जाएगा, बोले सर 139 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने का प्रयास करो जल्दी से, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 5 दूनी 10 कट गया, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 79.5 कितना आ गया, 79.5। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो चीजें काटना था मैंने काट दिया। 5% मैंने 4,000 का, 5% 2780, 5% मैंने 1590 का निकाला। अब देखो हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन पे बात करें, और अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बहुत समस्या वाली बात है, फिर तो आप हमसे केवल थ्योरी पढ़िए, सवाल के भरोसे मत रहिए। मतलब अगर आपको ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें भी मैं 2 से 4 बार पढ़ाऊं तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है, फिर तो थ्योरी अच्छे से पढ़ो, जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो। ठीक है, लेकिन सवाल पढ़ना है तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूंजी पर 5% ब्याज लगा दिया, इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे मैंने लिखा 9 9 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 3 10 1 11 लिखा मैंने, और यहाँ पे 2 1 3 1 4, 418.5 मैंने कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने ये बोला हुआ था कि वेतन भी है, वेतन कितना 250 रुपये और 200 रुपये वेतन पाने के भी अधिकारी हैं, लेकिन वेतन की गणना यहाँ पे नहीं करेंगे। वेतन की गणना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि वेतन देने के पश्चात फर्म का लाभ 2,317 था, आरण पर कोई ब्याज लगेगा नहीं, आरण कुछ निकला भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है। लास्ट में दिया हुआ है कि प्रत्येक साझेदार ने वेतन व लाभ व ब्याज के संबंध में 800 निकाले, मतलब आरण दिया हुआ है, लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ पर आरण नहीं लिखते, आरण पर ब्याज लिखते हैं। मतलब प्रत्येक साझेदार ने 800 रुपये निकाला हुआ है, ये बात को समझो, आरण दिया हुआ है, प्रत्येक साझेदार ने 800 निकाला हुआ है, यानी 800 ABC तीनों ने निकाला है, लेकिन आरण पर ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ, ना ही आरण पर ब्याज निकाल के दिया। इतना सबको पता है कि यहाँ पर आरण पर ब्याज की गणना अपन नहीं करेंगे। क्लियर है,
बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ, बोला कुछ नहीं बोला हुआ, लाभ और नियोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 2317, और 2317 में बहुत ईमानदारी पूर्वक से 418.50 पैसों को आपको घटा देना है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। बात को समझने का प्रयास करो इसको। ये टोटल कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 2317। अब बात को समझो, 2317 में जब हम 418.5 घटाएंगे तो ये आएगा 5, 17 में 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 11 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 13 में 5 जाएगा 8, और 2 में 1898.50 पैसे आएगा। कितना आएगा, 1898.50 पैसे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1898.50 पैसे कहां से आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। मैंने 2317 में 418.50 पैसे को घटाया तो कितना गया, 1898.50 पैसे। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, जो लाइन वहां पे दी हुई थी कि प्रथम 1000 को किस अनुपात में बांटना है। अब देखिए यहां बांटने का फार्मूला नॉर्मल, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल अपन ने अभी तक ये पढ़ा हुआ था कि लाभ या तो समान अनुपात में बांट देंगे, लाभ या तो दिए गए अनुपात में बांट देंगे, लाभ के बारे में या तो पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए बोला था। लेकिन यहां पे लाभ को बांटने के लिए कुछ अलग ही उसने मेथड का इस्तेमाल किया, और क्वेश्चन जैसा देखो, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा अपन को करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा अपन को करते जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, क्वेश्चन ने बोला था कि प्रथम 1000 में, मतलब जो भी लाभ हुआ, शुद्ध बांटने योग्य लाभ का मतलब क्या, शुद्ध बांटने योग्य लाभ का मतलब 1898.50 पैसे। ये 1898.50 पैसे जो है, यही हमारा शुद्ध बांटने योग्य लाभ। बात को समझने का प्रयास करना, सारी चीजें अपने माइंड से एकदम से निकाल के फेंक दो, शुद्ध बांटने योग्य लाभ की बात करो, ठीक है। अपने माइंड से निकालने का मतलब ये होता है कि काफी सारे अभी भी बच्चे हैं जो अपने स्कूलों के माध्यम से, जहां से भी आपको सुविधा मिल जाए आप पढ़ो, लेकिन कंफ्यूजन पे चले जाओगे। मतलब जब आपने मेरा बैच खरीद लिया तो आप कहीं से भी पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा अगर चीजें दुनिया के किसी कोने में तुमको मिल जाएंगे तो तुम मुझे बता देना। अगर थ्योरी की बात हो, चाहे सवाल की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक की बात हो, चाहे वो वर्कबुक की बात हो, इतनी बेस्ट क्वालिटी के साथ क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। किसी दिन की बात अलग है। अब जैसे कि मैंने कल क्लास नहीं ली तो आज की क्लास में निश्चित रूप से अच्छे खासे समय की लेने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि पता नहीं आपके मन में ये कभी नहीं लगता होगा कि मैंने पैसा सर को पेमेंट किया हुआ है 300 रुपया, तो अगर सर 2 दिन या 1 दिन क्लास नहीं भी लेंगे तो आपके मन में क्या लगता है मुझे पता नहीं। काफी सारे ऐसे बच्चे जिनके मन में कुछ भी नहीं लगता होगा, और इंक्लूडिंग अगर जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनके मन में तो किसी के मन में नहीं है कि भाई इंसान है सर भी 1-2 दिन क्लास नहीं भी तो चलता है। लेकिन मेरे मन में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप सब एक परिवार का मेरे हिस्सा हैं और आप सभी से मेरा बहुत लगाव है, ठीक है। और लगाव इस बात का भी है कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके, मेरी टीम पर विश्वास करके मेरे बैच को खरीदा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं अगर 1 दिन भी क्लास नहीं ले पाता हूं तो मुझे लगता है यार मैंने पैसा लिया हुआ है इन बच्चों से। मतलब इतना तो मैं ऑफलाइन क्लास में कभी टेंशन में नहीं आता था। हाँ, महीने में 2 दिन 4 दिन 6 दिन की छुट्टी भी कर देता था, संडे के अलावा भी छुट्टी रहती थी। इतना ऑफलाइन में नहीं टेंशन होता था जितना ऑनलाइन में करना पड़ रहा है, और वो भी वहां पे 400 से 500 रुपये में केवल अकाउंट पढ़ाने का लेता हूँ। यहाँ तो दोनों विषय चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मन में आता है कि 1 दिन भी छुट्टी ना किया जाए, बच्चों के पैसे लगे हुए हैं तो डेली क्लास को किया जाए, ठीक। तो बात को समझो, शुद्ध योग लाभ कितना है, बोले सर 1898.50 पैसे। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन ने बोला है कि पहले 1000 को लाभ को 40, 35 और 25% में बांट देना है। यानी पहले 1000 को 40% किसको दे देना है, बोले सर 40% दे देना है ए को। साफ साफ क्वेश्चन ने दिया हुआ है, बांटने का तरीका बदल दिया, बस हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है कि 1000 के लाभ में से 35% किसको दे देना है, बोले सर बा को दे देना है। 35% का मतलब क्या होता है, बोले सर 35% का मतलब हो जाता है 350 रुपये इसको दे देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 25% किसको दे देना है, बोले सर 25% सा को दे देना है। तो ठीक है भैया, अपन ने 25% सा को दे दिया। 25% का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोले सर 250 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आएगी आपको, दिक्कत आएगी सर ये तो नई कंडीशन आ गई। आगे क्वेश्चन ने ये बोला हुआ था कि शेष लाभ को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, शेष लाभ बराबर बांटा जाएगा। शेष लाभ बचा कितना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो शेष लाभ बचा हुआ है 898.50 पैसे, क्योंकि 1898.50 पैसे को हमें बांटना था, जिसमें से 1000 रुपये को तो हम बांट चुके हैं किस अनुपात में, 40, 35
और 25 परसेंटेज के अनुपात में हमने ए बी सी को पहले ही बांट दिया। क्वेश्चन ने बोला हुआ था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला था कि बांटने शुद्ध बांटने योग्य लाभ में 1000 में से 40% ए को, 35% बी को और 25% सी को दे दे, मैंने दे दिया। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ कि शेष लाभ बचा कितना, बोले सर 898.50 पैसे, तीनों में बराबर बांट दो। साफ साफ लिखा हुआ कि बराबर तीनों में क्या कर दो, शेष को बराबर बांट दो। तो बराबर का मतलब अगर 3 साझेदार हैं तो काट दोगे तो 3 दूनी 6, 3 नम 18, 3 कितना आ गया, बोले सर 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 2 हासिल आई तो 3 नवा 27, 2 हासिल आई, एक सेकंड अपन अच्छे से इसको काटे वरना गड़बड़ ना हो जाए। 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा 2, 9, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो जाएगा 27, 9 में 7 गए 2, 8, 3 नवा 27 आ जाएगा, 8 में 7 गए 1, 5, 3 5 15, 299.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 299.5। इसकी अगर बात की जाएगी तो 299.5 और इसकी अगर बात की जाएगी तो 299.5। टोटल इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 699.5। इसको अगर टोटल जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 350 और 299.5 को, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 5 1 649.5। इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा बोले सर 9 5 14, ये अपन का कितना हो जाएगा बोले सर 2 दूनी सॉरी 9, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है 9 5 14 आ जाएगा और ये 2 2 4 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 699.5 कितना आ गया बोले सर 699.5, आगे 649.50 और 549 कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे और खासकर वो बच्चे जो लोग शुरुआत से पूरे लेक्चरों को सुन रहे होंगे। ठीक है, आपके मन में तो आता था कि सर 1898.50 को अभी तक अपन बराबर भागों में बांट देते थे, या तो अगर अनुपात दिया तो उस अनुपात में मान लो अगर अनुपात दिया होता 3:2:1 इस अनुपात में अपन बांट देते, या तो नहीं दिया होता तो पूंजी के अनुपात में बांटते जितनी भी उनकी पूंजी दी हुई थी। ये एक नई कंडीशन कैसे आ गई, बिल्कुल नई कंडीशन आ गई। क्वेश्चन ने ये बोला कि जितना भी लाभ हुआ था, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इसके अगला वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से। क्वेश्चन ने बोला जितना भी लाभ हुआ था उस लाभ के प्रथम 1000 को, अब लाभ हम सबको पता है कि 1898.50 हुआ था, प्रथम 1000 को 45% ए को, 35% बी को और 25% सी को देना था, हमने बांट दिया। शेष जो लाभ बचा 1000 को लाभ अगर बांटने के बाद बात की जाए तो शेष लाभ कितना बटा 898.50। क्वेश्चन ने बोला हुआ था बराबर बांटने के लिए, यानी 1:1:1 के अनुपात में, बस मैंने वही किया बच्चा। 400 350 250 मैंने बांटा 40 35 और 25% के हिसाब से, शेष जितना भी लाभ था मैंने तीनों को बराबर दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। मतलब फाइनली अगर बात की जाए ए को 699.50, बी को 649.50 और सी को 549.50 मिलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जाने वाली है नहीं। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर पूंजी खाता भी तैयार कीजिए, तो पूंजी खाता भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन ने बोला हुआ और आप सबको पता है कि पूंजी खाते का मतलब यहां पर केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल से है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते से है, ना कि स्थायी पूंजी खाते से। ठीक है, तो चलिए पूंजी खाता तैयार कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पे अपन बना ही चुके हैं, अब अपन बना लेते हैं पूंजी खाता। ठीक है, चलो ठीक है, पूंजी खाता बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल परेशान होने की बच्चा आप कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी भी, देखो ये बात तो सही है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मेहनत इस बात की करनी पड़ेगी कि चीजें धीरे धीरे आपको कठिन होती जाएंगी, जैसे जैसे सवाल समाप्त होने की कगार पर आएंगे तो कठिन होती जाएंगी, लेकिन बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं मानना है, बहुत ही सिंपल सा है। और बिल्कुल सिंपल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंपल नहीं है। ठीक है, बस आपको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो जरूर आपको करना पड़ेगा। अब देखो ना, जैसे मैं इसकी पार्टनर्स कैपिटल बना रहा हूं, अब देखना कितना सरल है इसकी पार्टनर्स कैपिटल बनाना। ठीक है, अगर आपने शुरुआत से पूरे लेक्चर को देखा हुआ है तो ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टिकुलर यहाँ पे कर ले, डेट का कॉलम आप सबको पता है जरूर होगा, डेट का कॉलम जरूर होगा, भले डेट के बारे में कुछ भी ना दिया हो, डेट का कॉलम जरूर होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ए, क्योंकि 3 साझेदार हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, बोले सर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि पार्टिकुलर को मुझे मिटाना ना पड़े। यहाँ पे मैंने कर दिया ए, यहाँ पे मैंने कर दिया बी और यहाँ पे मैंने कर दिया सी। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा कॉलम बना देता हूँ डेट का। ठीक है, आप समझ सकते हैं डेट लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन कॉलम जरूर बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने बना दिया पार्टिकुलर का। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाओ। पार्टिकुलर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा ए,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा सी। यहाँ तक सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो बी, यहाँ पे लिख दो सी, ठीक है। और यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, बोले सर यहाँ पे अपन को लिखना है डेट, यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, और यहाँ पे क्या लिखना है सी, और यहाँ पे क्या लिखना है, बोले सर डेट लिखना है, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है आप लोगों को, डेट पार्टिकुलर ए बी सी, डेट पार्टिकुलर ए बी सी। अब बहुत आराम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, बहुत आराम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना बच्चा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बाई बैलेंस्ड बीडी लिखना है, तो हमने लिखा बाई बैलेंस्ड बीडी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी यानी कि जितनी उनकी पूंजी थी। और अगर पूंजी की उनकी बात की जाए तो कितनी पूंजी दी हुई थी, बोले उनकी पूंजी दी हुई थी 4027.80 और 1590। कितनी दी हुई थी, बोले सर जी थी 4027.80 और फिर कितना दिया होता, बोले सर 1590 दिया हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या होते हैं यहाँ पे, बोले सर आगे होता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ था, बोले सर ये निकाल के आपने दिया होता 200, 139, 79, 50। कितना था, बोले सर 200 था, 139 है और 79 रुपया 50 पैसा था, ठीक है। 79.50 था, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ, जिसकी आप सबसे ज्यादा गड़बड़ करोगे पता है क्या, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो टोटल जोड़ के आया था उसको लिख दो। जैसे क्या जोड़ के आया था, बोले सर 699 रुपया 50 पैसे, 549 था, 649 था पहले, 649 रुपया 50 पैसे बी का, 649 रुपया 50 पैसे, और इसका था शायद 500, इसका था 549 रुपया 50 पैसे, 549 रुपया 50 पैसे, ठीक है। ये तो अपन पहले ही लगा चुके थे। अब देखो बच्चा गड़बड़ कहाँ पे करेगा पता है आपको, बच्चा गड़बड़ी आप ये करेगा, उसको तो ये लग रहा है कि सारी चीजें मैंने लिख दी है, नहीं, उसने एक चीज अभी छोड़ी हुई है, और एक नहीं 2 चीज उसने छोड़ी हुई है। पहली चीज तो यहाँ पे है जो आपने छोड़ा हुआ बाई सैलरी, बिल्कुल सैलरी यहाँ पे लिखेंगे। सर सैलरी तो पश्चात दिया हुआ था, मैंने ये कभी भी नहीं बोला, मैंने कभी भी नहीं बोला कि अगर सैलरी पश्चात दी हुई है तो लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी नहीं आएगी। और इंक्लूडिंग तो जब हम लोग बात कर रहे थे इसके प्रारूप के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज पश्चात है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखी जाएगी, यहाँ उसकी गणना जरूर करेंगे। और इस सवाल को लगाकर यहाँ से आपकी एक चीज क्लियर हो गई। पहली चीज तो क्या क्लियर हो गई थी आपको, किस तरीके से लाभ को अगर बांटने के लिए कंडीशन दे दिया उस हिसाब से लाभ को बांट देंगे। दूसरी बात, वेतन की गणना यहां पे होगी, इसका मतलब अगर वेतन की गणना लाभ नियोजन खाते में नहीं हुई है तो यहां पर इसकी गणना जरूर होगी। और वेतन के बारे में दिया क्या था, तो वेतन के बारे में दिया हुआ था कि वेतन बा को मिलेगा 250 रुपया और सा को मिलेगा 200 रुपया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या दिया हुआ है, प्रतिवर्ष दिया हुआ है। तो प्रतिवर्ष दिया हुआ है तो आपको कोई भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ए का वेतन नहीं दिया हुआ है बच्चा, अगर ए का वेतन नहीं दिया हुआ है तो ए का वेतन जबरदस्ती जोड़ के नहीं लिखेंगे। ए का वेतन यदि नहीं दिया हुआ है तो ए का वेतन जबरदस्ती अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझो इस बात को, मैंने आपको यह बोला हुआ है कि वेतन देने के पश्चात फर्म का लाभ था, इसलिए अपन ने वहां पे लाभ हानि नियोजन खाता जब मैं बना रहा था तो मैंने वहां पे वेतन की गणना नहीं की थी, लेकिन जब मैं पार्टनर्स कैपिटल बना रहा हूं तो वहां पर इसकी गणना होगी। अब आप लोग समझने के लिए केवल इतना समझ सकते हो कि अगर वेतन कमीशन लाभ हानि नियोजन खाते में पश्चात में तो वहां पर गणना भले ना हो, लेकिन साझेदारों के पूंजी खाते में उसकी गणना जरूर होगी, ठीक है। इस बात से आप सहमत हो तो एक नया डेटा आपको मिलता जा रहा है, जो चीजें आपको नहीं मिलती जा रही उसको आप इंक्लूड करते जाओ, तभी आप लोगों से अच्छे से सवाल बन पाएंगे, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, ड्राइंग के बारे में भी दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है। अच्छा, आप में से काफी सारे बच्चे फिर क्या करोगे कि वेतन में गुणे 12 कर दोगे। भाई 12 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ कि जो वेतन है वो 250 रुपया वार्षिक है, 250 रुपया और 250 रुपया, 250 रुपया और 200 रुपया जो वेतन दिया हुआ है बी और सी का, वो वार्षिक दिया हुआ है। वार्षिक का मतलब आप सबको पता है, वार्षिक का मतलब होता है कि साल भर का वेतन दिया हुआ है। कब तक का, बोले सर साल भर का वेतन दिया, और यदि साल भर का वेतन दिया तो गुणे 12 करने की आवश्यकता ही क्या है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि सभी साझेदारों ने 800 रुपये निकाले हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक ही साझेदार का लिखा हुआ है। भाई लैंग्वेज को पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक साझेदार ने वेतन लाभ व ब्याज के संबंध में 800 रुपये निकाले थे। तो भाई प्रत्येक ने निकाले थे तो प्रत्येक ने निकाल दिया। अब अपन को करना क्या है, बोले सर करना कुछ नहीं है, टू बैलेंस शीट ही अपन को निकाल देना है। क्या निकाल देना है, बोले सर टू बैलेंस शीट ही। तो इनको जल्दी से जोड़ दो। जब आपने इनको जोड़ा तो ये हो जाएगा 4899 रुपया 50 पैसे। बहुत आराम से जोड़ना, ठीक है। और इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 50 पैसे तो इधर हो जाएगा 9 9 9 9 9 18 18 18 18 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 7 3 10 8 3 11 4 15 15 5 20 1 21 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर मैं लिखा 7 1 8
6 14 2 16 2 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 2818.50 आ रहा है, दूसरे का ये 28 वही 3818.50 आ रहा है। कहाँ पे गड़बड़ कर दिया यार, 2 2 4, अच्छा 2 हासिल आई थी ना, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, 2 था तो 1 हासिल आई तो 3 आ गया ना, 3818 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ लो जल्दी से, तो यहाँ पे तो 2 बार है, तो यहाँ पे तो भाई 0 5 5 10, 1 हासिल बची, 0 9 9 18, एक कितना आ जाएगा 19, ठीक है। फिर 9 7 16 4 20, 20 1 21 आ गया, 2 हासिल है, 5 10 2 12 2 14 आ गया, 1 1 2 हो गया, 2419 आ गया। कितना आ रहा है, 2419 ही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जल्दी से घटा के टू बैलेंस शीट लिख दो। क्या लिख दोगे, टू बैलेंस शीट, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू बैलेंस शीट भी हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही आएगा 4899.50, यहाँ पे कितना आएगा 3818.50, और यहाँ पे कितना आएगा 2419, ठीक है। घटा दो 4899.50 को घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 4099 रुपये 50 पैसा, ठीक है। यहाँ पे 3818 घटाओगे तो 3018.50 आ जाएगा, और 2419 में अगर आप 800 को घटाओगे तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाने वाला है वो, बोले सर 9 1 14 में 8 गए 6 2 में गए 1619 आ जाने वाला है। कितना आ जाने वाला है 1619। तो फाइनली आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4099 रुपये 50 पैसे, 3018.50 पैसे, 1619 रुपया। यही आपका आंसर आता होगा साझेदारों की पूंजी का जो आंसर आता होगा पार्टनर्स कैपिटल का, वो कितना आता होगा, बोले सर 4099 3018 रुपये 50 पैसे, 1619 रुपया। बच्चा इस क्वेश्चन में ये 24,19,000 नहीं लिखा हुआ 2 लाख, ये दशमलव के बाद के 2 जीरो, इनका कोई मतलब भी नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल सा। आप देखो इस सवाल पे आपको एक नई चीज मिली। क्या नई चीज मिली, बात को समझते जाना मेरी चीजों को, ठीक है। देखो ये सारी चीजें उसी को समझ में आ रही होंगी जिसने शुरुआत से लेके पार्टनरशिप को पढ़ा होगा, और आज क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो बात को समझो। यहां पर क्वेश्चन ने जो वेतन दिया हुआ था वो वेतन पश्चात था, इसलिए वहां पे गणना नहीं होती, लेकिन यहां पे वेतन की गणना होगी। बच्चे इस बात को याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, लाभ के बांटने के संदर्भ में अलग बातें की गई थी, तो यहां पे लाभ को इसी संदर्भ में आपको बांटना है। पहले 1000 को बोला 40 था, शायद 40 था, किस अनुपात में बांटा था 1000 के लाभ को, हाँ 40 35 और 25 के में, तो उस हिसाब से अपन ने बांट दिया। शेष लाभ बराबर बोलने के लिए बोला था, मैंने बराबर बांट दिया। दोनों लाभों को जोड़ करके यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। इधर ड्राइंग के संबंध में प्रत्येक साझेदार ने 800 रुपये निकाले, तो भाई 800 निकाले तो सभी में मैंने 800 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। बिल्कुल, वीडियो आप 1 बार देखो, वीडियो आप 2 बार देखो, वीडियो आप 3 बार देखो, वीडियो आपके पास हमेशा पड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक गलती बच्चा करने की कोशिश मत करना। देखो 2 बातें हैं। पहली बात है, मैं आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता हूं कि आपको भी पता है, काफी सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पूरी प्लेलिस्ट सब कुछ, सभी बच्चों को मैंने सब कुछ दिया हुआ है, पूरी नोट्स में दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। लेकिन प्लीज मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत बुरा लगता है, कल जब मैंने एक बच्चे को ब्लॉक करवाया, टेक्निकल टीम ने बताया कि सर उसने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, ठीक है, मैंने उसे ब्लॉक करवाया। मतलब मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, है ना, हम नहीं चाहते। हम मैं जूम ऐप से भी पढ़ा सकते हो, जहां पे केवल आप बस देख पाओगे, लेकिन एक ही बार देख पाओगे लाइव, बस दोबारा आप मेरे को नहीं सुन पाओगे। इसीलिए मैं अपने चैनल पे वीडियो डालता हूं, ताकि आप लोग 2 बार 3 बार या 4 बार, जितने बार हो सके आप उतने बार वीडियो देख सकें। वरना मैं जूम ऐप कल से डाउनलोड करके और आप लोगों को दूंगा। अब जूम ऐप में हो गया कि केवल और केवल आप हमें लाइव देख सकते हो, और कोई रिकॉर्डेड वीडियो फिर आपको नहीं मिलने वाला वहां पे। अब मान लो कोई बच्चा है, वो 7 बजे मेरी मान लो डेली अकाउंट की क्लास होती है, किसी दिन 10 बजे, अब वो उस टाइम पे अगर नहीं देख पाया, लाइव नहीं रह पाया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ समस्या की वजह से, तो वो लाइव नहीं देख पाएगा, पैसे तो उसके चले गए। तो ऐसे में क्या मतलब ऐसा पढ़ने का, ठीक है। इसलिए मैं इतना ट्रस्ट रख के सारी चीजें अपने यूट्यूब चैनल से माध्यम से कर रहा हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। वीडियो आपको पड़ी रहेगी, वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर किसी दिन आप नहीं देख पा रहे हो, कोशिश क्या करो, डाउनलोड मत किया करो, क्योंकि प्रॉब्लम जाएगी आपको उसमें, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन उसकी भी हमारे पास आती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको पता है कि उन्होंने वीडियो को डाउनलोड भी किया हुआ है। 4 से 5 लड़कियां और 1-2 लड़के हैं मेरे। हालांकि कुछ ने हमसे पूछा है, 2-3 लोगों ने नहीं भी पूछा है, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन कोशिश क्या करिए, वीडियो को देखा बस करिए, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लगा दीजिए सर स्क्रीन में। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और बस हम लोग करने ही वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो भाई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है।
फॉर द ईयर एंडिंग, देखिए ये एक फॉर्मेट है, आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग, ताकि आप कभी भी गलत ना करें, है ना, फॉर द ईयर एंडिंग। ओके, ठीक है, 31 मार्च 2018 दिया है या जो भी आपकी किताब में दिया हुआ है, आप वो फॉर द ईयर एंडिंग में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, यहाँ पे पार्टिकुलर हो गया और अमाउंट हो गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अभी दिक्कत जाएगी। इस सवाल को बहुत आराम से समझो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और एकदम हलवा जैसे सवाल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर कर दिया, ये मैंने यहाँ पे अमाउंट कर दिया, यहाँ पे ये मैंने पार्टिकुलर कर दिया और यहाँ पे ये मैंने अमाउंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अमाउंट कर दिया। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना और करने का प्रयास भी करना। क्वेश्चन ने बोला हुआ कि आर एस एच 3 साझेदार हैं, एक का नाम है आर, दूसरे का नाम है एस और तीसरे का नाम है एच। 3 साझेदार हैं, साझेदारों के नाम है, परेशान मत होना। आर एस एच क्या है, साझेदारों के नाम है, ठीक है। 3 साझेदार हैं आर एस एच, ठीक है। क्या नाम है, बोले सर आर एस एच, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, तो जैसा आगे क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो ही हो रहा होगा। क्वेश्चन ने आगे बोला हुआ है कि उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 और 5,000 है। आर की पूंजी है 20,000, एस की पूंजी है 10,000 और एच की पूंजी कितनी है, बोले सर एच की पूंजी दी है 5,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर 4% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर जो ब्याज है वो 4% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है, ठीक है। 500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी कौन, एच वेतन पाने का अधिकारी है, ठीक है। प्रति वर्ष है, प्रति माह नहीं है, समझना है इस बात को। ब्याज व वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम भाग में से 1,000 रुपया आरएसएच को 9:7:4 में देना है। यहां पर एक्चुअली वो जो ब्याज काटने के पश्चात वो शुद्ध लाभ है उसकी बात किया हुआ है, और अगला जो लाभ है उसको 1,000 को 9:6:5 के अनुपात में बांटना है और शेष जो लाभ आता है उसको तीनों में बराबर विभाजित करना है। पिछले क्वेश्चन से सेम ही क्वेश्चन मिलता हुआ, बस यहाँ पे 2 बार अलग अलग बांटने की बात बोला है, फिर बाद में बराबर बांटने के लिए बोला। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व ब्याज व वेतन काटने के पूर्व लाभ 4500 रुपया है। गलती करने की कोशिश मत करना, एक जगह और पश्चात लिखा हुआ है तो आपको लग सकता है कि उनकी गणना यहाँ पे नहीं होगी। भाई हमने बाई बैलेंस से बीडी लिखा, कितना दिया हुआ है, बोले सर 4500, और साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फर्म का लाभ 4500 था वो वेतन और ब्याज काटने के पूर्व था। इसका मतलब यहाँ पे वेतन व ब्याज की गणना भी होगी। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि लाभ हानि नियोजन खाता और तथा साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए। अब बच्चा आपके मन में एक पॉइंट आएगा कि सर एक लाइन दिया हुआ है, ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के 1,000 को आरएसएच में 9:7:4 के अनुपात में और अगले 1,000 को 9:6:5 के अनुपात में बांटना है, शेष को बराबर बांटना है। वो इस लाभ की बात कर रहा है जो लाभ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आने वाला है। कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे हम अपनी सारी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आर एस और एच, ठीक है। आर लिखा, एस लिखा और एच लिखा, ठीक है। उनकी पूंजी कितनी दी है, बोले सर उनकी पूंजी दी है 20,000, 10,000 और 5,000। कितना दिया हुआ, बोले सर 20,000, 10,000 और ये कितने दिया, बोले सर 5,000 दिया हुआ, ठीक है। उनकी पूंजी पर ब्याज कितना दिया हुआ है, बात को समझो। तो उनकी पूंजी पर जो ब्याज दिया हुआ है वो ब्याज दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन हमने पढ़ा तो 4% दिया हुआ है, तो 4% भाई निकाल लो। यहाँ पे 4%, यहाँ पे भी 4% और यहाँ पे भी कितना है, बोले सर 4%। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 4 दूनी 800, आर का पूंजी पर ब्याज 800 आ जाएगा। इसकी अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा, बोले सर इसका आ जाएगा 400, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका हमने काटा तो कितना आ जाएगा, बोले सर इसका 200 आ जाएगा, ठीक है। हमने टोटल किया तो 8 4 12 2 कितना आ जाएगा, बोले सर ये 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, बोले सर ये 1400 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे हमको थी नहीं, ठीक है। कितना आ गया, बोले सर ये 1400 रुपया आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने वेतन के बारे में भी दिया, वेतन किसका दिया, बोले सर वेतन एच का दिया हुआ, तो टू सैलरी लिख दो। यहाँ पे सैलरी की गणना बिल्कुल होगी क्योंकि वेतन देने के पश्चात लाभ नहीं था। आप समझ सकते हो वेतन देने के पश्चात लाभ नहीं था तो इसलिए वेतन की भी गणना होगी। और वेतन क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है, बोले सर वेतन क्वेश्चन ने दिया हुआ 500 रुपया प्रतिवर्ष दिया हुआ है, यानी कि टोटल हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बोले सर 500 लिखना है। यहाँ पे हमको वेतन टोटल कितना लिखना है, बोले सर 500 ही लिखना है। कितना लिखना है, बोले सर 500 लिखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम भाग में 1,000 रुपया आरएसएच को 9:7:4 के अनुपात में और अगले 1,000 को इस अनुपात में बांटना है। चलिए ये तो बात की बात ही, पहले हमको क्या कर लेना है, प्लस माइनस कर लेना है, लाभ कितना आया, ठीक है। हमने यहाँ पे इनको ऐड किया तो ये कितना आ रहा, बोले सर ये आ रहा हमारा 4500 रुपया। इस 4500 में से जब हम इसको घटाएंगे तो फाइनल हमारा जो लाभ हानि है वो कितना आ जाएगा,
बोले सर इसमें हमारा फाइनल लाभ जो हानि आएगा वो आएगा भाई 4500 रुपये हमने यहाँ पे किया, माइनस कर दिया 1900, तो फाइनल आने वाला 15 में 9 गए चाहे 2600, कितना लाभ आ गया 2600 आ गया। यानी कि लाभ कितना आ गया, बोले सर 2600 आ गया। यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2600 रुपये क्या है, बोले सर लाभ आया है। यानी कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया, बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 2600। अब बात रही बांटने की, आर को बांटना है, एस को बांटना और एच को बांटना है। आर एस एच में लाभ बांटा जाएगा। अब देखो अभी तक क्या होता था, मैंने आपको क्या बताया था कि या तो लाभ बराबर अनुपात में बटेगा, या तो लाभ पूंजी के अनुपात में बटेगा, या तो लाभ दिए गए, या तो लाभ समान अनुपात में बट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर एक कंडीशन दे दी, जैसे पिछली बार कंडीशन क्या दी हुई थी कि प्रथम 1000 को 40%, 35%, 25% बांटो, फिर 45 था शायद, जो भी था। अब इस बार कंडीशन ने दिया हुआ है कि जो लाभ है उसके पहले 1000 को किस अनुपात में बांटना है, अनुपात दे दिया किस अनुपात में, 9:7:4, 9:7:4, यानी पहले 1000 को इस अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो इस अनुपात में अगर आर को देंगे तो कितना मिलेगा, बोले सर 1000 का इसको बांटेंगे 9/9, 20। एस की अगर बात की जाए तो कितना मिलेगा, बोले सर 1000 का 7/20। और अगर एच की बात की जाएगी तो 1000 का 4/20। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है भाई, परसेंटेज ना बोल के इसने रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा, बोले सर 50। ये कितना आ जाएगा, बोले सर 450 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया 50, 7 350 आ जाएगा, और 0 से 0 कट गया 200 आ जाएगा। यानी कि पहले 1000 को हमने बांट दिया, कितना आया, बोले सर ये आया 450, ये कितना है, बोले सर ये आया 350। बात को समझने का प्रयास करना। और ये कितना आया, बोले सर 200 आया। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी को कोई भी समस्या जाने वाली है। मैंने कुछ भी नहीं किया, साफ साफ क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम लाभ के 1000 को 9:7:4 में बांटना है। 9:7:4 का मतलब आर एस एच में, आर का हिस्सा 9/20 हो जाएगा, एस का हिस्सा 7/20 और एच का हिस्सा 4/20। इसी अनुपात में मैंने उसको बांट दिया 450, 350 और 200 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर क्वेश्चन बोल देता है कि शेष लाभ को बराबर बांटा जाए तो शेष लाभ कितना बचा, बोले सर कुल लाभ था बांटने वाला 2600। इस 2600 में से 1000 को तो आप बांट चुके हैं। अगर आपने 1000 को बांट दिया तो बचा कितना, बोले सर 1600। लेकिन आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि फिर अगले 1000 को, यानी फिर एक अगला 1000 है, जहां पे इसको आप माइनस भी कर सकते हो, यानी अब 600 आपके पास बचा हुआ है। लेकिन जो 1000 रुपया अगला वाला है, उस 1000 रुपया को भी फिर से बांटने की बात की गई है। और किस अनुपात में, 9:6:5 के अनुपात में। यानी कि अब इस 1000 को किस अनुपात में बांटना है, बोले सर 9:6:5। आर का हिस्सा अगर इस 1000 में से निकालेंगे तो 9 बटा कितना आ जाएगा, बोले सर 20। एस का हिस्सा अगर इस 1000 में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/20। एच का हिस्सा अगर इस 1000 में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/20। ठीक है, इसको काटा तो कितना आ जाएगा, बोले सर 2 पंचे 10, यानी ये तो आ जाएगा 450। इसको आपने काटा तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर 300। इसको आपने काटा तो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, कितना आ जाएगा, बोले सर 250 आ जाएगा। इसका मतलब पहले में 450, दूसरे में कितना आ जाएगा 300, और फिर कितना हो जाएगा 250। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। 1000 को भी मैंने बांट दिया 450, 300 और 250 में। ठीक है, अब देखो बात हुई क्या है, बात ये हुई है कि हमको 2600 रुपया को बांटना था, और बांटने का तरीका क्वेश्चन ने दे रखा था। हमारे पास 2600 रुपया हमको बांटना था, जिसमें से 1000 रुपया हम पहले ही बांट चुके हैं। किस अनुपात में, 9:7:4 के अनुपात में। बांटने के बाद 450, 350 और 200 आया। फिर बोला क्वेश्चन ने अगले 1000 को हमें बांटना था 9:6:5 के अनुपात में। हमने बांटा तो 450, 300 और 250 आया। फाइनली कितना बांटना था, 2600। 2000 तो हम बांट चुके हैं, बचा कितना हुआ, बोले सर 600 बचा हुआ है। और साफ साफ क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि शेष जो लाभ है उसको बराबर बांट देना है। शेष तीनों में बराबर बटेगा, तो 600 अगर तीनों में बराबर बटेगा तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा 200, यहाँ पे भी आ जाएगा 200 और यहाँ पे भी आ जाएगा 200। भाई शेष लाभ तो 600 बचा। 600 कहां से बचा भाई, पहले 1000 को हमने बांट दिया, दूसरे 1000 को हमने बांट दिया, तो 2600 के लाभ में से बचा कितना, बोले बच्चा सर 600 बचा। और इस 600 को हमको किस अनुपात में बांट देना, बराबर अनुपात में। तो बताओ इस सवाल पे ऐसा क्या था जो आपसे नहीं बन रहा था। अब देखो आप इन सबको जोड़ दो भाई, 4 4 8 1 9 2 1100, इसका टोटल हो जाएगा। टोटल करके क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे, 3 3 6 2 8 850 यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ो तो 2 2 4 2 6 650 आप यहाँ पे लिखो, यानी 1100 रुपया आर का हो जाएगा, 850 रुपया किसका हो जाएगा, बोले सर एस का, और एच का कितना हो जाएगा 650 रुपया।
अब देखो ये सवाल और इसके पहले सवाल में अंतर कुछ भी नहीं था। वहां पे जितना भी लाभ हुआ था यानी कि 1898 रुपया 50 पैसा, क्वेश्चन ने बोला था कि पहले 1000 को आपको बांटना है 40%, 40 ही बोला था, बार बार धोखा हो जाता है, 40 था कि 45 था, 40 था, तो 40% मतलब 40/100 हमने कर दिया था। फिर बोला था फिर 1000 को 35% में बांटना था तो 35/100 कर दिया था। फिर 1000 को बोला था 25% में, तो इस अनुपात में अपन ने बांट दिया था। यहां पे क्वेश्चन ने प्रतिशत ना दे करके सीधे अनुपात दे दिया, बोला कि जितना भी लाभ हुआ है भाई, लाभ हुआ है 2600, लाभ कितना हुआ 2600 का जो लाभ हुआ है, इस 2600 के लाभ को पहले 1000 को हमको बांटना था 9:7:4 के अनुपात में, हमने यही अनुपात में बांट दिया। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि फिर बाद वाला जो 1000 था उसको 9:6:5 में बांटना था, ये भी हमने बांट दिया। इस 2600 में से 2000 के लाभ को हम बांट दिए तो लाभ बचा कितना, बोले सर 600। इस 600 को क्वेश्चन ने बोला था बराबर अनुपात में बांटना है, मैंने बराबर अनुपात में बांट दिया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक चीज आपको जरूर समझ में अगर आ रही होगी तो कम आ रही होगी कि सर एक लाइन दी हुई है कि ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लाभ आया है 2600 रुपये कब आया है, तो बोले सर ब्याज और वेतन देने के पश्चात, बस ये पश्चात यहां पे बोला था, ना कि इस लाभ के बारे में पश्चात बोला हुआ था। वेतन या ब्याज काटने के पश्चात लाभ में से यानी कि 2600 में से फिर क्वेश्चन ने बोला था कि 1000 रुपया को इस अनुपात में बांटना है 9:7:4, और फिर अगले 1000 को 9:6:4 और शेष लाभ को बराबर बराबर बांट देना है। शेष लाभ है 600 को हमने बराबर बराबर बांट दिया। बच्चा मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आने वाली है। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे पार्टनर्स कैपिटल भी बोला है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका पार्टनर्स कैपिटल जरूर बना लेंगे, और अगर आपसे नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज अगर जिससे भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं आता है कुछ भी, तो आपने जैसे करने के बाद आप आंसर मिला सकते हो, अगर आ गया तो मुझे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, आपने मिला लिया, आपसे बन गया। अगर नहीं बन रहा तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, मैसेज करिए कि सर हमसे नहीं बना, ताकि जब हम लोग कल अगला स्टार्ट करें तो फिर पार्टनर्स कैपिटल ही इसकी बताएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 कल हम लोग खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी थ्योरी के बारे में, जो थोड़ा सा बची हुई लाभ की गारंटी, फिर ख्याति की थ्योरी और ख्याति के सवाल। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। कल हम लोग मिलते हैं शाम को। कल मॉर्निंग की क्लास नहीं होगी इंग्लिश की, क्योंकि घर में एक्चुअली श्राद्ध है। श्राद्ध का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग, पितरपक्ष चालू है, और सुबह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, सर के यहाँ श्राद्ध है तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा वहां पे, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे सुबह टाइम। तो कल की इंग्लिश की क्लास की छुट्टी, लेकिन अकाउंट की क्लास कल जरूर होने वाली है। ठीक है, और परसों से इंग्लिश अकाउंट दोनों। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, पेशेंट बना के रखिए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। कल क्लास होगी। ठीक है, अगर कुछ टेक्निकल इश्यू कारण क्लास को पोस्टपोन हम लोग करते हैं तो सूचना आपको पहले ही दे देते हैं, लेकिन इसका 21 नंबर का पार्टनर्स कैपिटल जरूर लगाना, नहीं बने तो जरूर पूछना। ओके ठीक है, तो आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा। वीडियो पूरा देखा करिए, अंत तक देखा करिए, जहां समझ में ना आए बिल्कुल पूछा करिए। आपने पैसे दिए, आपका ये राइट्स है। और एक बात और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहता हूं, देखिए आप सबको पता है कि सरकार की रूल बुक आ चुकी है, जहां पे आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं, जहां पे आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा आपकी स्कूल के माध्यम से। अगर आपकी स्कूल वाले ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्लीज उन प्राइवेट स्कूलों में जाकर अपने अभिभावकों को बोलिए। जितना मैसेज आप कभी मुझे करते हो कि सर व्यवसायिक अध्ययन पढ़ा दीजिए, सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दीजिए, तो यहाँ तो मैंने 300 लिए और मैं 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आप अपनी स्कूलों में इतना पेमेंट कर रहे हो, अपने वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, आपसे वो 1-1 रुपया फीस लेंगे। आज भले नहीं ले रहे हैं, आज से 2 महीने बाद, लेकिन पैसा कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और आज से 2 महीने के बाद फिर अगर आपको पढ़ाएंगे भी तो क्या कर लेंगे, मार्च तक में कुछ ना कर पाएंगे। तो आप अपने पेरेंट्सों को जाके भेजिए वहां पे कि आप पैसा दे रहे हो, तो वहां पे भी तो यार प्रेशर डालो, उनको बोलो वो क्यों नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन क्लास। मैं सब प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूं। इतना आप जागरूक प्लीज बनिए, अपना शोषण मत होने दीजिए और अपने पैसे का। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूं कि जिन लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूं उन लोगों को बात समझ में जरूर आ गई होगी। तो ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। सभी लोगों को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।